नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन शर्मा। स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। तो आज के करंट अफेयर में मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस। एक सेकंड पेन ले लेते हैं पहले। हाँ, तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस के अंडर आता है, उन्होंने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है ना। इसमें 17 पेंशन डिसबर्सिंग बैंक जो है उसे इंटीग्रेट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें हम दोस्तों, इस इंटीग्रेशन के साथ क्या होगा, जो बैंक ऑफ इंडिया है उसे वन स्टॉप सर्विसेज मिलेंगी। किसकी? पेंशन स्लिप की, उसमें सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट की, ड्यू एंड ड्रॉन स्टेटमेंट यानी कि कितना पैसा आपका ड्यू है, कितना आपने निकाल लिया है, और फॉर्म 16 की। ये सारी स्टेटमेंट्स आपको एक ही जगह पर मिलेंगी। इस लॉन्च के साथ टोटल 5 बैंक ऐसे हो गए हैं जो कि इंटीग्रेटेड हो गए एक सिंगल विंडो के साथ। इससे पहले अगर बात करें एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, ये सारे भविष्य पोर्टल के साथ रजिस्टर कर चुके हैं खुद को, और ये वन स्टॉप सर्विसेज पहले से ही दे रहे हैं पेंशन को। बीओआई की बात करेंगे, एमडी सीईओ इसके हैं रजनीश कर्नाटक जी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में 1906 में से फाउंड किया गया था। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। अगली न्यूज की दोस्तों अगर बात करें, इंडिया का जेम और ज्वेलरी सेक्टर पहली बार उसे एईओ का स्टेटस मिला है। एईओ माने ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस इसे मिला है, जो कि अभी तक इस सेक्टर को नहीं दिया गया था। एईओ का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था, एक पायलट प्रोजेक्ट था 2011 में कस्टम डिपार्टमेंट की ओर से। और किस लिए किया गया था? एम ये था कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लाएंगे, टाइम बचेगा, कॉस्ट रिड्यूस होगी। जो भी एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्रीज करती हैं उनकी कॉस्ट जो है रिड्यूस होगी। अगर हम जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने इसे एडवोकेट किया था, और 20 में से करीब 20 कंपनीज को एयू का स्टेटस मिला है, जिसमें एशियन स्टार एक लीडिंग डायमंड कंपनी है, और डायमंड ज्वेलरी भी ये बनाती है, जिसे पहली रिसिप्टेंट बनी है एयू स्टेटस की। अब एयू स्टेटस का फायदा क्या है? एयू स्टेटस की अगर बात करें, ये वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। इनका सेम सेफ फ्रेमवर्क है एक, जिसमें वो क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं ग्लोबल ट्रेड को, इंटरनेशनल सप्लाई चेन को जो है एनहेंस करते हैं, और लेगिटिमेट ट्रेड को ये प्रमोट करते हैं। ये रिकॉग्नाइज करते हैं एंटिटीज की कंप्लेंट को, कि जो भी सप्लाई चेन के रिगार्डिंग होती है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग होती है, और ये सब देखकर ही एयू स्टेटस जो है दिया जाता है। फिर उसके बाद जो एंटिटी है वो अपने बेनिफिट्स जो है इसके तहत ले सकती है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको समझ आई होगी। अगली न्यूज़ की अगर बात करें, तो हाल ही में नीदरलैंड्स में 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हुई है। 26th वर्ल्ड कांग्रेस नीदरलैंड्स के रोटरडम शहर में हुई है। रोटरडम नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आज हमने आपके लिए 10 एमसीक्यू भी लाए हैं, उम्मीद करता हूँ वो आपको पसंद आएंगे। और शुरू करते हैं इसी न्यूज़ पर। तो अप्रैल 22 से 25 तक ये हुई थी। थीम क्या था इसका? थीम क्या था? रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। यानी कि हमें रीडिजाइन करना है एनर्जी किसके किसके लिए? पीपल्स के लिए और प्लेनेट के लिए भी। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके? तो सबसे पहले तो इसे किसने होस्ट किया था बच्चे? वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल कहाँ की? नीदरलैंड्स की। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर क्लाइमेट पॉलिसी नीदरलैंड, सिटी ऑफ रोटरडम, पोर्ट ऑफ रोटरडम की ये मिनिस्ट्री थी, इन्होंने इसको होस्ट किया था। कांग्रेस ने क्या कहा? एक कांग्रेस थी इधर वाली कांग्रेस नहीं, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस। तो कांग्रेस क्या चाहती थी? चाहती थी कि हम रोल को कनेक्ट करें, किसका? एनर्जी सोसाइटीज का, इन ड्राइविंग फॉरवर्ड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इन ए वर्ल्ड कंटेक्स्ट, ताकि हम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन को आगे बढ़ावा दे सकें, जो कि अभी तक हमें प्रेडिक्टेबल नहीं दिखाई दे रहा, जो अभी तक हमें टर्बुलेंट दिखाई दे रहा है, और फास्टर शिफ्टिंग ये दिखाई दे रही है। इसी के बारे में वहां पर डिस्कस किया गया। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की अगर बात करें दोस्तों, सेक्रेटरी जनरल और सीईओ कौन है हमारे पास? डॉक्टर एंजेला विलिंगसन। ये हमारे पास सेक्रेटरी जनरल और सीईओ है। हेडक्वार्टर इनका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1923 में की गई थी। बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज़ की बात कर लेते हैं। आरबीआई ने एफपीआई इन्वेस्टमेंट जो कि लिमिट थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उसे अनचेंज रखा है, और कहा कि भाई आप 6% तक ही, जितना आपके पास आउटस्टैंडिंग स्टॉक होगा उसका 6% ही आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हो। तो यही आरबीआई ने अनाउंस किया है कि इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की कितनी रहेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में? 6% रहेगी उनके आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी स्टॉक्स की। यानी कि जितने भी स्टॉक, जितने भी शेयर्स बाकी उन्होंने खरीद रखे हैं, उसके 6% ही वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारे इंडिया में खरीद सकते हैं।
तो ये एफपीआई लिमिट किस पे है? स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे। एक सेकंड, क्या हो रहा है ये, कर्सर हो गई। हाँ, तो ये 6% किस पे लिमिट है? स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर पहले से ही 2%, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सिर्फ 2% खरीद सकती है और कॉर्पोरेट के बॉन्ड जो है वो 15% एफपीआई जो है खरीद सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। अब जो हो गया, क्या हो गया कि सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो एलिजिबल इन्वेस्टर्स इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी विल बी कंसीडर अंडर फुल्ली। हाँ, जितने भी एलिजिबल इन्वेस्टर हमारे हैं, जितने भी एलिजिबल इन्वेस्टर हमारे में स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में हैं, उन्हें कंसीडर किया जाएगा फुल्ली एसेसिबल रूट के अंडर, जिसे एफएआर के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई की दोस्तों बात कर लें, गवर्नर श्री शांतिकांता जी दास जी हैं, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और 1 अप्रैल 1935 को इसे बनाया गया था। अगली न्यूज भी आरबीआई से आ रही है। आरबीआई ने डायरेक्ट किया है टॉक चार्ज को, कभी अपना काम धंधा बंद कर दो। क्यों ये हुआ है, आइए जानते हैं। टॉक चार्ज एक गुरुग्राम की हरियाणा बेस्ड फिनटेक कंपनी है, टॉक चार्ज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से, जिसे कहा गया है आरबीआई ने कि भाई अपने पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जहाँ जिसे वॉलेट कहा जाता है, उसे बंद कर दो और पैसा जो भी कस्टमर का है उसे अगले 45 दिन माने मई 17 2024 तक लोगों के खाते में वापस डाल दो। क्या कहता है आरबीआई? आरबीआई ने नोटिस किया कि टॉक चार्ज जो है इश्यू कर रहा है जो पीपीआई, वो आरबीआई के बिना ऑथराइजेशन के ही करे जा रहा है। आरबीआई ने उसको अभी तक ऑथराइज नहीं किया है, लेकिन टॉक चार्ज ने अपना काम शुरू कर दिया है, जिसके जिसके तहत पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत आरबीआई पर इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। आरबीआई की बात कर लें, अभी मैंने बताया, इसकी बात क्या ही करनी है, आगे चलते हैं। आरईसी लिमिटेड आरईसी लिमिटेड ने सिक्योर किया है जेपीवाई यानी कि जापानीज येन का 60.5 बिलियन का ग्रीन लोन। किससे? सेस से। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। सेस एक इटालियन एक्सपोर्ट क्रेडिट कंपनी है, जिसकी पूरा नाम है सर्विजी एसिक्योरेटिवी डेल कमर्शियो एल्स्ट्रो सेस। तो इसने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया है जापानीज जन कितना 60.536 इतने जन जो है दिए हैं, जो कि हिंदुस्तान में करीब 3250 करोड़ का लोन इसे मिला है। एक इटालियन एक्सपोर्ट एजेंसी है, किसके लिए फाइनेंस करती है? ग्रीन प्रोजेक्ट्स इंडिया में। तो ग्रीन फैसिलिटी जो है बेनिफिट करेगी, करीब 80% जो है सेस देगा, और ये किसके तहत देगा? ग्रीन पुश स्ट्रेटेजी तहत, इनिशिएटिव के तहत ये मिलने वाला है। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, लोन फैसिलिटीज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कोलैबोरेशन बिटवीन, पहली इस तरह की जो है कोलैबोरेशन है आरईसी और सेस के बीच में। ये मार्क करता है सेस की पहली जेपीवाई डिनोमिनेटेड लोन ट्रांजैक्शन एंड फर्स्ट लोन ट्रांजैक्शन इन इंडिया। तो सेस की पहली येन में जो है हमारे पास ट्रांजैक्शन है, और पहली ग्रीन लोन ट्रांजैक्शन है इंडिया में, ठीक है ना। तो ये बेंचमार्क जो है सेट करता है इंडिया के पब्लिक सेक्टर में, कि इसी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होती रहेंगी, और ये हाईलाइट करता है कि किस तरह से हम ग्रीन एनर्जी की ओर जा रहे हैं। आरईसी की बात करेंगे तो इसके सीएमडी हैं विवेक कुमार देवनंगन जी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और स्टेब्लिश किया गया था 1969 में। क्रेड ने लॉन्च किया है ऑफलाइन क्यूआर बेस्ड स्कैन एंड पे सर्विस। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सर्विस है, जानते हैं क्या है ये सर्विस। फिनटेक कंपनी क्रेड के बारे में सारे जानते होंगे, जिनके पास क्रेडिट कार्ड होगा, ज्यादातर उन लोगों ने डाउनलोड करी होती है, क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट करने के लिए ये काम आता है, ठीक है ना। तो क्रेड ने लॉन्च किया है क्या? ऑफलाइन यूपीआई बेस्ड स्कैन एंड पे सर्विस, जो एनेबल करेगा यूजर को क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए और पेमेंट करने के लिए डायरेक्टली फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट बिना इंटरनेट के ही। क्रेड का एम है कि एनकरेज करना है यूजर को कि अपने ऐप से क्यूआर स्कैन करे और हाई एंड रिटेल स्टोर्स तक, सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, ब्यूटी सलून्स, सारी जगह पर उसे यूज किया जा सके। जो मर्चेंट्स जो है डील कर रहे हैं सब्सटेंशियल ट्रांजैक्शन वैल्यू के साथ, उन्हें क्रेडिट कार्ड बेस्ड और प्राइमरी जो क्रेडिट कार्ड बेस्ड है वो उनका प्राइमरी टारगेट रखा गया है, ठीक है ना। यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यूज ज्यादातर क्रेडिट कार्ड बेस्ड ही हों। मर्चेंट टर्मिनल्स की बात कर लें, होते क्या है? मर्चेंट कैन आउट फॉर वेरियस टर्मिनल टाइप्स। मर्चेंट की अलग अलग तरह के टर्मिनल्स के बारे में ऑप्ट आउट कर सकते हैं, जैसे कि पोर्टेबल डिवाइसेस, कियोस्क, डायनामिक क्यूआर डिस्प्लेस,
रेजर रेजर पे पॉइंट ऑफ सेल, पाइन लैब्स, इस सब के बारे में जो है मर्चेंट ये चीजें देख सकते हैं। जैसे कि हम जाते हैं आज भी कहीं पे पेमेंट करते हैं, वो बोलता है ना कि 200 रुपये जो है प्राप्त हुए हैं, उस तरह की कई सारी डिवाइसेस होती हैं, तो उनको जो है मर्चेंट इनसे ले सकते हैं। टर्मिनल जो है अवेलेबल रहते हैं इन पोर्टेबल पॉकेट फॉर्म में भी, जहाँ कियोस्क में हाई ट्रैफिक एरियाज में कियोस्क फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगे। कियोस्क क्या करता है, फैसिलिटेट करता है सेल्फ सर्विस ऑर्डर, यूपीआई पेमेंट्स और एनहेंस करता है कस्टमर के एक्सपीरियंस को, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि रिटेल ऑफलाइन पेमेंट इनिशिएटिव फॉलो सक्सेसफुल पायलट्स एज अ लार्ज फार्मेट स्टोर। जो बड़े बड़े स्टोर्स है वहां पर ये जो है मदद देगा और कन्वीनियंस बढ़ाएगा दोनों मर्चेंट और कस्टमर दोनों की, यानी कि आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट ही आप बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकते हैं। अगली न्यूज दोस्तों निकल कर आ रही है, एसबीआई ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, एचसीएल सॉफ्टवेयर के साथ, किसके लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो एसबीआई ने एंटर किया है 5 साल के एग्रीमेंट में, ये एंटर हुआ है एचसीएल सॉफ्टवेयर के साथ। सॉफ्टवेयर बिजनेस यूनिट ऑफ एचसीएल टेक टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म इस कस्टमर इंटरेक्शन फ्रेमवर्क बाय यूटिलाइजिंग एचसीएल के यूनिका प्लेटफॉर्म को यूज करके जो है ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ये प्रोवाइड कराएगा हाइपर पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन अक्रॉस एसबीआई के डाइवर्स डिजिटल मार्केटिंग चैनल पर, वाइल एडहर करेगा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को, यानी कि डीपीए को भी ये मतलब कि मानेगा और उसके तहत ही ये काम करेगा। ये फैसिलिटेट करेगा किसके लिए, कॉम्प्लेक्स मल्टी चैनल डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स के, एनहेंस करेगा कस्टमर के एंगेजमेंट को, प्रिसिशन को और रेलिवेंस को भी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको न्यूज़ समझ आ रही होगी। बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और सेशन को प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए अप्रिसिएशन होता है, ठीक है ना। तो चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। एनआईपीएफपी एनआईपीएफपी ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है, 7.1 से 7.4%। तो 26 अप्रैल 2024 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी ने रिलीज किया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ईयर एंड मैक्रो इकोनॉमिक रिव्यू, एक सेमिनार में जो कि हुआ न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर उन्होंने एस्टिमेट किया है इंडिया का जीडीपी 7.1 से 7.4 रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 25 में, यूजिंग हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल, यानी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ली गई है, जो सर्वे लिया गया है, वो ज़्यादा बड़ा लिया गया है, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, किससे ड्राइव होती है, कैपिटल कितना केपेक्स जो है रहने वाला गवर्नमेंट का, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स में कैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, उस पर ये डिपेंड करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज परसुइंग फिजिकल कंसोलिडेशन बाय इंक्रीजिंग टैक्स बॉयंसी को बढ़ाने वाली है और कॉम्प्रिहेंसिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाने वाली है, ठीक है ना। एनआईपीएफई की बात करेंगे तो ये क्या है, एक सेंटर है रिसर्च के लिए जो पब्लिक इकोनॉमिक्स और पॉलिसीज को जो है रिसर्च करता है उसके बारे में। चेयरमैन इसके उर्जित पटेल हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1976 में। चलते हैं अगली न्यूज पर। तो ए गणेश कुमार जो कि देवशीष कुंडू को अपॉइंट किया गया है, किसके मेंबर्स, एनएससी के, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक काउंसिल के मेंबर्स इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो क्या नाम है, गणेश कुमार देवशीष कुंडू, ठीक है ना। नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन के मेंबर जो है बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने अपॉइंट किया है एक गणेश कुमार और देवशीष कुंडू को एज ए मेंबर ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक काउंसिल। अब टोटल स्ट्रेंथ जो हो गई है चेयरमैन के साथ 5 मेंबर इसमें हो चुके हैं। एनएससी क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एक रेजोल्यूशन आया था 1 जून 2005 को, किसकी रिकमेंडेशन पे, सी रंगाराजन कमेटी की रिकमेंडेशन पे, जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। तो चीफ स्टैटिस्टिशियन इंडिया के जो है इज द सेक्रेटरी ऑफ कमीशन। तो चीफ स्टैटिस्टिशियन हमारे पास होते हैं जो सेक्रेटरी होगा कमीशन का, ठीक है ना। एम क्या है, एम यही है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है कमीशन का इज टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड लीडरशिप टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन एमओएसपीआई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देना कमीशन का। कमीशन क्या करता है, जैसे हमारे पास एमपीसी है तो वो बताता है कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी चलेगी, इसी तरह ये स्टैटिस्टिकल कमीशन है जो बताता है कि किस तरह से स्टैट्स हमारे चल रहे हैं,
क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है ना? सारी चीजें आपने देखा होगा, आए दिन हमारे पास स्टैटिस्टिकल के डाटे आते रहते हैं कि इस फील्ड में ऐसा हो रहा है, इस फील्ड में ऐसा हो रहा है। तो उसकी बात ये करता है, ये एक्ट करता है कंट्री की नोडल एजेंसी है कोर स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज के लिए। ये सजेस्ट करता है स्टैंडर्ड फॉर स्टैटिस्टिकल सर्वे और इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ। दिसंबर 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया राजीवा लक्ष्मण करण कडिकार को एक पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया था एनएससी का इंडिया का 3 साल के लिए। तो कौन है चेयरमैन हमारे? राजीवा लक्ष्मण करंडीकार। ठीक है ना? नेक्स्ट न्यूज की अगर बात करेंगे दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इशाक दर को अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी पीएम। तो मोहम्मद इशाक दर क्या बनाया गया है? डेप्यूटी पीएम बनाया गया है। उन्हें कहाँ का बनाया गया है? पाकिस्तान से बनाया गया विद इमीडिएट अफेक्ट। वो पहले डिप्यूटी प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। इससे पहले परवेज इलाही थे, जो कि जिन्होंने सर्व किया था डिप्यूटी पीएम एज 2012 से 2013। तो पोस्ट वैकेंट थी 13 से 24 तक। अभी जाके बनाया गया है किसे? मोहम्मद इशाक दर को। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रोफेशन से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है ना? फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं 98 से 99 में, 2013 से 2017 में और 2022 से 2023 में भी फाइनेंस मिनिस्टर वो रह चुके हैं। स्पोर्ट्स की अगर बात करें, इंडिया ने 8 मेडल जीते हैं दोस्तों आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में, जो कि शंघाई में कराया गया। तो 8 मेडल, जिसमें से 5 गोल्ड है, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2024 हिंडाई आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ। कहाँ पे हुआ? शंघाई चाइना में हुआ। 23 से लेके 28 अप्रैल तक ये कराया गया। साउथ कोरिया स्पेन ने सेकंड स्पॉट पे और थर्ड स्पॉट पे फिनिश किया है 7 मेडल के साथ और 2 मेडल के साथ। तो इंडिया ने टॉप किया है टैली में 8 मेडल्स के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंडिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल है और हाईएस्ट मेडल टैली द हाईएस्ट मेडल टैली एट ए सिंगल वर्ल्ड कप स्टेज। तो मेडल टैली भी हाईएस्ट है और गोल्ड मेडल भी हाईएस्ट रही है, पहली बार ऐसा हुआ है। आर्चरी वर्ल्ड कप की बात करें, आर्चरी वर्ल्ड कप जो है 2024 का 18वां एडिशन था। ये एनुअल इवेंट है जो वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा कराया जाता है। ये 4 स्टेज में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और फाइनल। स्टेज 2 में जो हेल्ड हुआ था मई 2024 में जेच्यून साउथ कोरिया में, यानी कि अभी स्टेज 1 हुई है, इसके बाद स्टेज 2 होगी जो कि साउथ कोरिया में होगी। फिर स्टेज 3 जून में होगी, ये कहाँ पे होगी? एंटालिया टर्की में होगी। और फाइनल जो है अक्टूबर में होगी, तलक्सकाला मैक्सिको में ये स्टेज होगी। तो अभी एक ही स्टेज हुई है जो शंघाई में हुई थी, जहाँ पे इंडिया ने टॉप किया है। इंडिया को 8 मेडल मिले हैं और इंडिया मेडल टैली में भी जो है हाईएस्ट रहा है। उम्मीद करता हूँ न्यूज आपको समझ आ गई होगी। इंडियन मेडल विनर्स की बात कर लेते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे टैली। ठीक है ना? तो इंडियन मेडल विनर्स में अगर बात करें गोल्ड, देखो गोल्ड वाले तो आपको याद रखने ही है। यहाँ तक मेरा कहना है कि सारे ही याद रखने हैं, लेकिन गोल्ड वाले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज्योति सुरेखा को मिला है वुमेन कंपाउंड इंडिविजुअल में। फिर ज्योति सुरेखा बेनम, अदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर को मिला है वुमेन कंपाउंड टीम में। अभिषेक वर्मा, प्रियांश और प्रथमेश को और बाला चंद्रे फ्यूज मैन इन्हें मिला है फ्यूज मेंस कंपाउंड टीम में। तरुणदीप राय, धीरज भूमा देवारा और प्रवीण रमेश यादव को मिला है मेंस रिकर्व टीम में। और ज्योति सुरेखा वेनम और अभिषेक वर्मा को मिला है मिक्स्ड कंपाउंड टीम में गोल्ड मेडल मिला है। सिल्वर मेडल की बात करेंगे, प्रियांश को मिला है मेंस कंपाउंड सिल्वर इंडिविजुअल सिल्वर मेडल। दीपिका कुमारी को मिला है वुमेन इंडिविजुअल रिकर्व में। ब्रॉन्ज मेडल अंकिता भकत, धीरज बोमा देवारा मिक्स्ड रिकर्व टीम में इन्हें ये मेडल मिला है। बुक्स एंड ऑथर्स की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉटसन ने लॉन्च की है बुक, कौन सी? द विनर्स माइंडसेट। तो ये क्रिकेटर हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर अपनी जर्नी की बात करेंगे, मेंटल जर्नी, लेसन्स क्या थे उनके, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2024 अप्रैल 28 को मनाया गया था। तो कौन सा डे? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2024 28 अप्रैल को ये मनाया जाता है। थीम क्या रखा है? एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जब भी हम डेज पढ़ते हैं, दो चीजें याद रखनी है आपको। पहला कि वो किस तारीख को मनाया जाता है, दूसरा थीम। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद तो आप ये भी रख सकते हैं कौन सी चीज सेलिब्रेट करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन पेपर में क्या पूछा जाता है? एक तो डे पूछा जाता है सीधा सीधा, जहाँ पूछा जाएगा उसका थीम क्या है।
तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है कि क्या आपको करना है। विनर में और लूज़र में इतना ही फ़र्क होता है कि वो विनर वो चीज़ें करता है जो ज़रूरी है, लूज़र वो भी करता है जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? तो अपने आप को विनर बनाइए और वही चीज़ें करिए जो इम्पोर्टेंट है। हम सबको सारा डाटा दे रहे हैं, अगर आप फ्री टाइम आपके पास ज़्यादा ही बच जाता है दिन में, तो आप इसे सारा रीड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये पीडीएफ जो है आपको कमेंट सेक्शन में पिन्ड मिल जाएगी, ठीक है ना? आप वहाँ से डायरेक्ट ही डाउनलोड इस पीडीएफ को कर सकते हो, कहीं भी टेलीग्राम चैनल या ये वो यूज़ जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? चलिए। तो एनुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ द डे इज़ लेड टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन लीड करता है इसे? आईएलओ लीड करता है, यूएन की एक एजेंसी है, ठीक है ना? आईएलओ की अगर बात कर लें कि डीजी इसके हैं गिलबर्ट फोसॉन हुंगबो, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड, एस्टैब्लिश किया गया था 1990। तो ये आपको याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट ही कि आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आईएलओ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तब इसका बहुत था कि लेबर स्प्रेस्ड है, ये है, वो है, तभी जाके ये 1990 में इसको जो है बनाया गया था और इंडिया में भी काउंसिल बनाई गई थी तब, आपको याद होगा अगर तो क्या नाम था उस काउंसिल का? कमेंट सेक्शन में आप नाम बताएँगे कि इंडिया में 1920 में एक काउंसिल बनाई गई थी लेबर्स के लिए, उस काउंसिल का आपको नाम बताना है, उसके चेयरमैन का नाम बताना है। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है अप्रैल 29 को, ठीक है ना? तो इसका कोई भी थीम नहीं है, तो इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है अप्रैल 29 को। तो सेलिब्रेट किया जाता है आर्ट ऑफ डांस को, यूनिवर्सल अपील है ये। पॉलिटिकल कल्चर एथनिक बाउंड्रीज यूनाइटिंग और लोगों को यूनाइट करता है, बाउंड्रीज के इतने बाउंड्रीज होने के बावजूद भी डांस जो है लोगों को यूनाइट करता है। डे कमेमोरेट करता है फ्रेंच डांसर थे एक, इनका नाम था मास्टर जियन जॉर्ज नोवेरे। तो उन्हें उनके जो है वो डांसर थे, उन्हें जो है कमेमोरेट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो एनुअल ऑब्जर्वेंस होती है इस दिन की इंडियन थिएटर इंस्टीट्यूट में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 2024 का मैसेज क्या है? अर्जेंटीन डांसर मैरिनिला न्यूज एक प्रिंसिपल है रॉयल वेल्ट एज अ रॉयल ओपेरा हाउस लंदन यूनाइटेड किंगडम में, और ऑथर है मैसेज ऑफ द वर्ल्ड डांस डे के। उनकी नोटेबल परफॉर्मेंस है किसमें? स्वान लेक में, स्लीपिंग ब्यूटी में, रोमियो जूलियट और गिसेले में। 1982 से लेके IDC ऑफ ITI, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ITI एंड द वर्ल्ड डांस एलियंस हैव सेलेक्टेड द आउटस्टैंडिंग डांस पर्सनैलिटी टू राइट ए मैसेज फॉर द वर्ल्ड डांस डे। यानी कि 1982 से लेके अभी तक, 1982 से लेके अभी तक, तो हर साल एक पर्सनैलिटी को चूज किया जाता है कि आप आके यहाँ पर एक मैसेज लिखिए हर साल। वर्ल्ड वेटरनरी डे 27 को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वेटरनरी डे कब मनाया जाता है? लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है अप्रैल की। इसके लिए ताकि अवेयरनेस रेज की जा सके वेटरनेरियंस के लिए और रिकॉग्नाइज किया जा सके उनका कंट्रीब्यूशन हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटरनरी डे अगले साल मनाया जाएगा 29 को। इस साल जो मनाया गया था पिछले साल जो मनाया गया था 29 को मनाया गया था, सॉरी। अगले साल जो मनाया जाएगा 26 ऑफ अप्रैल को मनाया जाएगा। तो एनुअल ऑब्जर्वेंस होती है इसकी कहाँ पे? वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ वेटनरी एसोसिएशन के साथ। थीम क्या है इस बार का? वेटनेरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। अभी हम एमसीक्यू करने वाले हैं, एमसीक्यू आपको पीडीएफ में भी एज इट इज ही मिल जाएंगे। तो क्या कह रहा है? कौन से पोर्टल का नाम लिया गया था? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इज ए पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। तो कौन सा पोर्टल था दोस्तों इसमें? इसका भविष्य पोर्टल, मैंने आपको पहले ही बताया था। आपने जो की पॉइंट्स में हमने लिखा था कि भविष्य पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है 5 बैंक्स को। अप्रैल 2024 में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने असाइन करता है डैश स्टेटस फॉर जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। तो कौन सा स्टेटस जो है जारी किया गया? ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, या रिस्पॉन्सिबल ज्वेलरी काउंसिल। तो मैंने आपको बताया ही था, इंपॉर्टेंट न्यूज भी बताई थी कि ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस जो है दिया गया है। किस सिटी ने होस्ट किया है? देखिए इस तरह से ही आपको क्वेश्चन, अगर आपने पहले पेपर अटेम्प्ट किया है इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हमने कोशिश की है कि आपके लिए आसानी की जा सके और आपको एमसीक्यू भी बताया जा सके कि किस तरह से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। होस्ट किया 26 वर्ल्ड एनर्जी को कहाँ पे की थी? रोटेंडम नीदरलैंड्स में की गई थी। इन अप्रैल 2024 आरबीआई ने अनाउंस किया है इन्वेस्टमेंट लिमिट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अनचेंज रहेगी एट डैश आउटस्टैंडिंग स्टॉक फॉर
फाइनेंशियल ईयर। तो कितना आउटस्टैंडिंग स्टॉक के साथ कितने परसेंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में? 6% का। ठीक है ना, बताया था अभी, जिनको याद होगा उन। विच कंपनी हैज बीन रिसेंटली डायरेक्टेड बाय द आरबीआई की भाई अपना टू स्टॉप द इशुएंस एंड ऑपरेशन ऑफ आरईसी पीपीआई एंड रिफंड द बैलेंस टू द कस्टमर। तो कौन सी एजेंसी थी? टाकचा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ की एजेंसी थी? हरियाणा की। ठीक है ना। अप्रैल 2024 आरईसी लिमिटेड ने सिक्योर किया है ग्रीन लोन जापानीज जेन 60.536 करोड़ का। तो किससे लिया है ये? और फाइनेंशियल ये ग्रीन प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट जो इंडिया में होगी वही फाइनेंस करेगा। तो किससे लिया गया है ये लोन? सीएस से लिया गया है। सीएस की फुल फॉर्म सर्विजी एसिक्योरिटी डेल कमर्शियो एस्टेरो। इससे ये लोन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस कंपनी ने हमारे पास जो है यूजर्स को एनेबल किया है कि आप बिना इंटरनेट के भी ऑफलाइन भी जो है क्यूआर स्कैन करके पे कर सकते हो? तो क्रेडिट ने, अभी मैंने बताया आपको। तो ये इसीलिए किया गया है ताकि क्रेडिट कार्ड यूजर्स बढ़े और क्रेडिट कार्ड का यूज ज्यादा किया जा सके। विच बैंक है रिसेंटली पार्टनर विद एचसीएल? किस बैंक ने एचसीएल सॉफ्टवेयर के साथ जो है पार्टनर किया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? तो एसबीआई ने किया है, अभी मैंने आपको बताया। अप्रैल 2024 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी प्रोजेक्ट किया है उन्होंने। फाइनेंशियल ईयर 25 का ग्रॉस जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है 77.1 से 7.4। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, रिसेंटली अपॉइंट किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का। किसे किया गया है मेंबर सेलेक्ट? गणेश कुमार को। ठीक है ना, गणेश कुमार को सिलेक्ट किया गया है मेंबर। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई कमी है फिर भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है ना, हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो, तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।